एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का हमारा चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और उसमें ये हमारी क्लास नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 36 है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए सॉल्यूशन ऑफ एक्स यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन इसमें अबव विद वाटर। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन यूज़ होता है वो अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहाँ बॉक्स में लिखा गया अ सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर x को आप CaOH होल ट्वाइस अगर लिखते हैं तो फिर आप इसको वाटर से जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हमें वाटर से करना है तो ये हमारा CaO हो जाएगा। तो अ सॉल्यूशन ऑफ CaO जो हमारा CaOH होल ट्वाइस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका रिएक्शन वाटर से हमें गिवन है तो वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और उसका रिएक्शन हमारा ये हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ हीट भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का, वैसे 4 थे, मैंने 2 लिए हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास 2 केमिकल इक्वेशन है, हमें इन्हें बैलेंस करना है। पहला हम लोग देखते हैं, तो जनरली जब SO4 या NO3 होता है तो हम लोग उसको एक मानकर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक S और 4 O नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक SO4 है और यहाँ पर एक SO4 है। तो यहाँ भी एक SO4 और यहाँ भी आपका एक SO4 है। ठीक है, अब अगर हम लोग Na देखें तो यहाँ पर एक Na है और यहाँ पर 2 Na है, तो हम लोग यहाँ 2 से इंटू कर देंगे तो 2 NaOH। तो यहाँ पर मैंने 2 NaOH कर दिया। जब 2 NaOH हम लोग यहाँ कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर H2 देखते हैं, तो 2 1 2 2 H है और यहाँ पर 2 H है H2 में, तो 4 H है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 H है। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट स्टेप में 2 H2O लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं बैलेंस, तो ये रफ वर्क हो गया, डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं बैलेंस हो गया Na2 है, O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी O 2 है। SO4 को एक साथ ले रहे हैं तो उसका वो अभी हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 2H और 2 4H, यहाँ भी 4H और एक SO4, यहाँ भी एक SO4। ठीक है, तो जब SO4 को एक ले लिए तो फिर O उसका काउंट मत करिएगा, O फिर अलग जहाँ होगा वहाँ काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। NO3 Na के पास चला गया तो NaNO3 और Cl Ag के पास आएगा तो AgCl, तो ये आपका बैलेंस्ड ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 38, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये फिर से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन थे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के फॉर्मूला अगर सही नहीं लिखें तो फिर बैलेंसिंग में दिक्कत हो जाएगी, है ना। सही भी होगा तो फिर हमारा करेक्ट नहीं होगा बैलेंसिंग, क्योंकि एक तो मुश्किल होगी गलत फार्मूला लिखेंगे तो, है ना, और दूसरा जब फार्मूला ही गलत है तो आगे बैलेंसिंग हम लोग किए भी तो फिर वो गलत माना जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर हमारा H2O हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये हो गया जिंक, ये फॉर्मूला हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया जिंक नाइट्रेट और ये हमारा हो गया सिल्वर। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रेट को फिर से एक ग्रुप मान लेते हैं, जैसे SO4 NO3 इन सबको एक ग्रुप मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ एक नाइट्रेट है और यहाँ पर 2 नाइट्रेट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको भी 2 से इंटू कर दिया, तो यहाँ भी 2 नाइट्रेट और यहाँ भी 2 नाइट्रेट। अब जब मैंने यहाँ पर 2 से इंटू किया तो यहाँ पर Ag2 हो गया, पर यहाँ Ag एक था तो फिर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो आप इसको छोड़ के डायरेक्ट ये भी लिख सकती है, बस मैंने रफ वर्क में दिखाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार लास्ट में रीचेक ज़रूर करेंगे। यहाँ एक Zn, यहाँ भी एक Zn, यहाँ पर 2 NO3, यहाँ भी 2 NO3 और यहाँ पर 2 Ag, यहाँ पर भी 2 Ag। तो ये जो हमारा है वो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट या आयन रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो कॉपर का जो कंपाउंड CuSO4 है उससे इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो Cu यहाँ पर सॉलिड आ जाएगा और Fe कंपाउंड फॉर्म करेगा न्यू कंपाउंड FeSO4। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डिप करते हैं, द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर, तो उनका कलर क्या हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो इनिशियली ब्लू कलर का होता है उसका कलर फेड हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आप लैंग्वेज को खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको जो इसमें से हटाना है आप हटा सकते हैं, जो जोड़ना है जोड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो हम देख सकते हैं कॉपर क्या होता है, फॉर्म होता है, तो वो डिपोजिट हो जाता है आयरन नेल्स पे। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है जो थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, तो ब्लू कलर फेड होने लगता है। ठीक है, क्योंकि फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे अगर हम लोग देखें तो, कि द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर, और दूसरा जो था हमारे पास अब ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप दे सकते हैं कोई भी 2 एग्जांपल, आप यही वाला दोबारा दे सकते थे, पर मैंने यहाँ पर 2 अलग एग्जांपल लिखे हैं। तो Zn प्लस CuSO4 ZnSO4, तो Zn क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड CuSO4 से, एंड इट विल फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज ZnSO4। उसी प्रकार जो हमारा लेड होता है ना, सिर्फ लीड नहीं लेड हम लोग पढ़ेंगे, तो लेड डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, उसके कॉपर क्लोराइड जो कंपाउंड है उससे, और ये लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये 2 एग्जाम्पल आप और भी कोई दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डू जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो हम देख सकते हैं जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड फॉर्म किया, ऐसा क्यों। तो जो चैप्टर 3 है उसमें हम लोग और अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज में इसको देखेंगे। यहाँ पर आंसर हमारे पास है, जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड बिकॉज जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म्स न्यू कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन्हें हमें कंप्लीट करना है, ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन तो हम लोग देखा है, लेकिन ऐसा नहीं Cu प्लस FeSO4 CuSO4 बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर से जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था, तो इसने इसको डिस्प्लेस किया और फॉर्म किया FeSO4। लेकिन इस केस में Cu क्या है, लेस रिएक्टिव है, और Fe मोर रिएक्टिव है, तो Cu इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पहले से लेस रिएक्टिव है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका ध्यान रखना है, नो रिएक्शन है ना। कई बार जल्दबाजी में हम लोग सिर्फ FeSO4 लिख के और दूसरे को प्लस करके लिख देते हैं, पर हमें इसका थोड़ा ध्यान देना है, इसमें गलतियाँ बिल्कुल हो सकती हैं। तो हमारी क्लास नंबर 7 पूरी हुई। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 44 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में आगे बढ़ेंगे।